हेलो डियर लर्नर्स। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। है ना, यहाँ तो शानदार बारिश हो रही है और आपके यहाँ तो भयंकर गर्मी है। चलिए बारिश का लुत्फ़ उठाते हुए आपको मैं ये क्लास कराता हूँ। आज की हमारी क्लास है 16 और हम लोग पढ़ने वाले हैं जेंडर। जेंडर को एज ए मॉर्फोलॉजिकल एट्रीब्यूट के रूप में हम लोग आज पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजिकल एट्रीब्यूट क्या है, मैंने आपको पहले भी समझा रखा है कि शब्दों के वो गुण जिनको हम उनके रूप में परिवर्तन के आधार पे जान पाते हैं, उसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट क्या होता है कि अंग्रेजी के जितने भी शब्द होते हैं उनके कुछ न कुछ गुण होते हैं, है ना? उन्हें हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। इसीलिए उस चैप्टर का नाम था एट्रीब्यूट ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? अंग्रेजी के जितने भी शब्द हैं, कोई भी शब्द हो, वो कहीं न कहीं किसी न किसी स्पीच का हिस्सा होता है, किसी न किसी कैटेगरी का हिस्सा होता है। जो 8 या 9 कैटेगरी हम लोगों ने बनाई है, उसमें कहीं न कहीं वो फिट बैठता है। तो इसीलिए मैंने उस चैप्टर का नाम रखा था एट्रीब्यूट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि अंग्रेजी के जितने शब्द हैं, उनके कुछ न कुछ गुण होते हैं, जिसके आधार पर हम उसकी बिहेवियर को तय करते हैं और सेंटेंस में उसको हम यूज़ कर पाते हैं सही ढंग से। फिर हमने देखा कि एट्रीब्यूट 2 तरह के होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल और सिंटैक्टिक। तो मॉर्फोलॉजिकल का मतलब क्या है कि जिनके रूप में परिवर्तन की वजह से कुछ तो उनका एट्रीब्यूट चेंज हुआ है, तो उसे हम मॉर्फोलॉजिकल एट्रीब्यूट बोलते हैं और उनको हम देख करके पहचान पाते हैं। वही बात है। आज हमारा क्लास दूसरा है। पिछली क्लास में हम लोगों ने पर्सन पढ़ा, इस क्लास में हम लोग जेंडर पढ़ेंगे। ठीक है? ऐसा नहीं है कि ये कोई नया टॉपिक है, आप इस टॉपिक को पहले से भी बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे। लेकिन हाँ, इस टॉपिक में कुछ नया है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हम लोग ग्रामर इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमारा बेसलाइन, हमारा फाउंडेशन इस ढंग का हो जाए, इतना बेहतरीन तैयार हो जाए कि हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को भी ईज़िली क्रैक कर पाएँ। ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और धीरे-धीरे सीखने की कोशिश करते हैं। ये मैं नए सिस्टम पे काम कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा-सा मतलब अब आपको चीज़ें मोनोटोनस लगेंगी, यानी कि इसमें अब ज़्यादा कलर्स या फ़ोटो या डूडल्स वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं दिखेंगी। ये मेरी एक्चुअल में मेरी किताब है ना? और जिन बच्चों के पास मेरी किताब है, उससे इसको पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी और उनके ही आग्रह पे उन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि ऐसे-ऐसे करना है। तो उनमें से एक बात ये भी रही कि भैया किताब से पढ़ाइए, है ना? तो मैं किताब से ही अब पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें मेरे मुझे भी बहुत राहत मिल रही है, क्योंकि पीपीटी वगैरह तैयार करना काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और एक्चुअल में बोलूँ तो मेरे पास टाइम का इतना अभाव है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। बहुत मैं बिज़ी रहने वाला आदमी हूँ, एकदम से टाइम नहीं हो पाता है मेरे पास। तो मेरे लिए समझो कि एक बोन है, एक आशीर्वाद है ना? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ बोलो इसे कि मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, मज़ा भी आ रहा है, आपको भी मज़ा आएगा। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। कह रहा है जेंडर क्या होता है? एक सिंपल सी बात है, जेंडर क्या होता है? कह रहा है कि जेंडर जो है ना, ये रेफ़र करता है किसको? ये रेफ़र करता है सेक्स को या एब्सेंस ऑफ सेक्स को। मतलब कि देखिए, एक छोटी-सी बात आपके दिमाग में होनी चाहिए और वो बेसलाइन है, उसको समझिएगा ध्यान से। वो बात क्या होनी चाहिए कि जिन चीज़ों को मतलब आपके आस-पास जो भी चीज़ें हैं, उनमें से जिन चीज़ों को देख कर के आपको ये लग रहा है कि ये मेल है, यानी कि ये पुरुष है और ये फीमेल है, यानी कि ये स्त्री है ना? तो उनको आप मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर में कैटेगराइज़ कर सकते हैं। लेकिन जिनको देखने मात्र से, केवल हम देख कर के ये बात नहीं पता कर सकते कि ये मेल है कि फीमेल है ना? उनको हम न्यूटर जेंडर में रखते हैं। फिर से मैं बता दूँ, एक बार के लिए फिर से समझिए इस बात को। जिन चीज़ों को हम देख कर के यानी बाई आउटर अपीयरेंस, हम जिनको बाहर से देखते हैं और हमें पता चल जाता है कि हाँ, ये तो मेल है या फीमेल है, तो निश्चित तौर पर हम उसे क्या बोलेंगे, मैस्कुलिन या फेमिनिन। लेकिन जिनको देख के बाहर से देखने के बाद हमें पता ही नहीं चल पाता है कि ये कौन-सा जेंडर है, तो फिर उसको हम न्यूटर जेंडर में रखेंगे। हमें ज़्यादा डीप डाइव नहीं करना होता है चीज़ों में। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपके सामने एक मक्खी है ना? एक फ्लाई है, हाउस फ्लाई। अब हाउस फ्लाई को मक्खी है या मच्छर है, क्या आप उसको देखकर ये बता सकते हैं कि ये मतलब कि मेल है या फीमेल है? आप नहीं बता सकते, तो सिंपली वो न्यूटर जेंडर में है। आपके सामने एक छोटा बच्चा है ना? एक चाइल्ड है, ठीक है? आप क्या इस चाइल्ड को देख कर के आप उसका लिंग निर्धारित कर सकते हैं? क्या ये मतलब मेल है या फीमेल है? नहीं कर सकते, सिंपल। तो हम इसे न्यूटर जेंडर में रखेंगे, ठीक है? अब ये बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं।
देखिए जेंडर 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? मैस्कुलिन यानी कि जो मर्द होते हैं, यानी कि मेल। फेमिनिन जो स्त्री होती है ना? और तीसरा कॉमन। कॉमन जेंडर क्या होता है कि कुछ तो ऐसे प्रोफेशन होते हैं, प्रोफेशन समझते हैं, काम, व्यवसाय। तो कह रहा है कुछ तो ऐसे प्रोफेशन होते हैं, अब उनमें जो है ना जेंडर न्यूट्रल होता है, मतलब हम ये कह नहीं सकते कि वो कौन सा जेंडर है जब तक कि हम ये जेंडर स्पेसिफाई करके ना बताएं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है टीचर, डॉक्टर, चाइल्ड, ठीक है। अब ये जो है ना चाइल्ड को खैर यहाँ भी रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं, ठीक है। पहले टीचर और डॉक्टर पे फोकस करते हैं। क्या टीचर और डॉक्टर बोलने से ये पता चल रहा है कि वो मेल है कि फीमेल है? नहीं है। तो इसे हम, ये मेल भी हो सकता है और ये फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम टीचर को बाई अपीयरेंस देखें, कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है तो क्या आपको देख के पता नहीं चलता है कि वो मेल है कि फीमेल है? पता चल जाता है। कोई डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है तो देख के पता नहीं चलता है कि मेल है कि फीमेल है? एकदम पता चल जाता है। इसका मतलब ये है कि हमने ये जो प्रोफेशन के नाम लिखे हैं ना, इसमें उसके जेंडर को छिपाने के लिए, है ना, मतलब कि हमने उसको जेंडर को ज़्यादा महत्व नहीं दिया है, उसके जेंडर को मतलब सेकेंडरी रखा है, प्राइमरी नहीं रखा है। मतलब उसके जेंडर को, हमें जेंडर से मतलब नहीं होता है, हम उसके प्रोफेशन से मतलब होता है। जैसे एक शिक्षक है, वो चाहे स्त्री हो पुरुष हो, उससे क्या करना है? हमें तो पढ़ाई करना होता है। तो कई बार चीज़ों को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि हमें उनके प्रोफेशन से ज़्यादा लेना देना होता है, न कि उनके जेंडर से लेना देना होता है, ठीक है। अब बात समझिए, हम तो इनको पहचान सकते हैं कि ये मेल है कि फीमेल है, लेकिन नहीं, जब हम टीचर शब्द लिखते हैं तो इसको, है ना, बाई ये जो प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन में पुरुष भी हो सकता है और स्त्री भी हो सकती है, इसीलिए हम इसे कॉमन नाम देते हैं, कॉमन जेंडर, ठीक है। अच्छा, न्यूट्रल जेंडर क्या होता है? जिनको बाई अपीयरेंस, यहाँ चाइल्ड भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बाई अपीयरेंस हम इनको पहचान नहीं पा रहे हैं, ठीक है। जैसे लिखा हुआ पेन, आप पेन को देख करके बता सकते हैं स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? टेबल को देख के बता सकते हैं, सीटी को देख के बता सकते हैं, चाइल्ड को देख के बता सकते हैं, या छोटे कीट पतंगे या छोटे जानवर हैं उनको देख करके बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि ये न्यूट्रल जेंडर है। हमें लगता है ये 4 बातें आपको ठीक-ठीक समझ में आ गई है। चलिए फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ। मैस्कुलिन मतलब मेल, फेमिनिन मतलब फीमेल, ठीक है। कॉमन मतलब दोनों हो सकता है ना? कॉमन मतलब दोनों हो सकता है। न्यूटर दोनों नहीं हो सकता है। बात समझिए, दोनों नहीं हो सकता है का मतलब क्या है कि अब जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल लेता हूँ पेन, ठीक है। अब ये ना तो स्त्री हो सकता है ना तो पुरुष हो सकता है, ठीक है। यानी कि मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो चीज़ें नॉन लिविंग होती हैं या छोटी होती हैं, बहुत ही टाइनी साइज में होती हैं, जिनको जो मतलब मेल और फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो ज़्यादा मतलब ओवर्ट नहीं होते हैं, वो ज़्यादा बाहर के लिए खुले हुए नहीं होते हैं, उनको हम इस कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कीड़े हो गए, या छोटे जानवर हो गए, या छोटे बच्चे हो गए, तो इनको हम इस न्यूट्रल वाले जेंडर कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, हाँ, ठीक है। अब क्या है कि कई बार हमारे सामने ये मसला आता है कि हमें ना मेल से फीमेल बनाना होता है, ठीक है। तो हम कैसे करते हैं? तो एक तो सामान्य सा नियम है कि हम ई डबल एस जोड़ दें, लेकिन इस नियम में एक बात ध्यान रखनी होती है। अब वो क्या ध्यान रखना होता है? जैसे मान लीजिए आर है, आर देख रहे होंगे, आर के पहले क्या है? ई है। ई क्या है? एक वोवेल है। अब एक वोवेल साउंड है, उसके बाद हम मान लीजिए कि हमने लिखा वेटर, ठीक है। अब हमने इसके बाद डबल एस लगाया, ई डबल एस, तो एक तो वोवेल साउंड यहाँ क्रिएट था और एक वोवेल साउंड यहाँ क्रिएट था। लेकिन जब शुरुआत में पढ़ रहे थे वेटर, ये वाला हिडन था, लेकिन अब जब हमने यहाँ भी वोवेल लगा दिया, यहाँ भी वोवेल लगा दिया, तो इसको तो अब पढ़ना होगा। तो कैसे पढ़ेंगे? वेटरेस, वेटरेस। अब बात समझ रहे हैं? जब ऐसे आप, जैसे मान लीजिए मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ, एक्टर, एक ही वॉवेल यहाँ पे, अब हमने यहाँ पे लगा दिया। अब इन दोनों को प्रोनाउंस करना अपने आप में एक बहुत ही कठिन बात हो जाती है ना? तो उसके लिए क्या किया गया कि किसी भी अगर आपको किसी भी कॉन्सोनेंट के बाद, है ना, कॉन्सोनेंट के बाद अगर वोवेल का सिंगल सिलेबल हो तो हम उसको हटा देते हैं और उसके बाद ई डबल एस लगाते हैं। एक छोटा सा नियम है, इसको ध्यान में रखिएगा, बाकी चीज़ें ठीक है। जैसे ऐसा नहीं कि हर जगह ये अप्लाई होता है,
कई जगह अप्लाई भी नहीं होता है, ठीक है। तो अंग्रेजी जो है ना वो कम से कम मतलब एक बात समझ के चलिए कि यहाँ पे रूल से ज़्यादा ना उसके एक्सेप्शंस पड़े हुए हैं, है ना। तो हमें मतलब एक मोटी मोटी बात सीखनी है इसमें कि हमको ऐसा करना होता है, लेकिन बाकी चीज़ें आपको अनुभव से और धीरे धीरे पढ़ने के क्रम में ये सारी चीज़ें समझ में आती चली जाएंगी, ठीक है। तो ज़्यादा लोड लेना नहीं है हमें। अच्छा, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते नहीं हैं, लेकिन हमें जानना सुनना समझना ये ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। जैसे लाइन में हमने ये जोड़ दिया था, लाइनेस हो गया, प्रिंस में हमने जोड़ा प्रिंसेस, है ना। अब क्या हम इसमें प्रिंस में एक तो ई था ही, अब डबल एस हमें, तो क्या करते हैं हम एक अपने वाला ई को हटा देते हैं और इसी वाले ई से काम चला लेते हैं, तो प्रिंसेस हो गया। वेट्रेस में आपने देखा कि ई को हटा दिया गया और जोड़ दिया गया, पोएट पोएटेस हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या ऐसा हुआ है, यहाँ ये टी है और यहाँ पे एक डिप्थोंग है, मतलब डबल वोवेल का एक सिंगल सिलेबल है। तो अब क्या है कि हम इसको हटा पाएंगे, नहीं हटा पाएंगे, ठीक है। तो अब ऐसे ही लिखा गया है इसको, आप जैसे नीचे देखिए, एक मिनट। अब जैसे एक्ट्रेस है, एम्प्रेस है, हंटर्स है, हंट्रेस है ना, तो ये सारी चीजें। अब दूसरा क्या है कि कई बार आपको देखने को मिलेगा एकदम एंटायरली डिफरेंट वर्ड मिलेगा, मतलब अगर किंग है तो इसमें कुछ जोड़ा घटाया नहीं गया है, एक दूसरा ही वर्ड बनाया गया है क्वीन के लिए, फादर के लिए मदर, सन के लिए डॉटर, हस्बैंड के लिए वाइफ, बुल के लिए काउ। तो एक एकदम एंटायरली डिफरेंट वर्ड है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई कंपाउंड नाउन आता है। अब कंपाउंड नाउन क्या होता है, अब देखिए कंपाउंड की बात समझिए। जैसे मैं लिखूं, एक तो हो गया मैन और दूसरा मैं लिख देता हूँ सर्वेंट, है ना। तो ये दो अलग अलग नाउन है, सर्वेंट और मैन, लेकिन इन दोनों को मिलाकर के एक नाउन बनाया गया, तो इसीलिए इसका नाम हो गया कंपाउंड, ठीक है। अब क्या होता है कि कंपाउंड नाउन में सर्वेंट, सर्वेंट को आप अगर ध्यान से देखें तो ये सब तो कॉमन वाला है, कॉमन वाला है ना, कॉमन जेंडर वाला है। लेकिन अब कॉमन जेंडर को भी, लेकिन इसके पहले जो मैन है ये तो पुरुष को बता रहा है कि हाँ भाई ये मेल है, तो हम इसके बाद में मेड लिख देते हैं, मेड सर्वेंट। जैसे लैंड लॉर्ड, अब लॉर्ड जो है ना ये अपने आप में शब्द बता रहा है कि ये मेल है, तो इसके बाद हमने लगा दिया लेडी। सेल्समैन है ना, तो सेल्स वीमेन, पुलिस मैन तो पुलिस वीमेन, ठीक है। अब जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज भी हम लोग पढ़ेंगे, वो क्या होता है उसको आगे हम चर्चा करते हैं, ठीक है। कई बार हमें आई एक्स और TRIX लगाना पड़ता है, जैसे एग्जीक्यूटर तो एग्जीक्यूटरिक्स, है ना, डोमिनेटर तो डोमिनेट्रिक्स, टेस्टेटर और टेस्टेट्रिक्स, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि इसका भी हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रोनाउन यूजेज विद इंडिफिनिट प्रोनाउंस। अब क्या होता है कि जब इंडिफिनिट प्रोनाउंस आते हैं तो उनके लिए हम किस तरह से जेंडर न्यूट्रल प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, समवन, एवरीवन, ईच स्टूडेंट, एनीबॉडी, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो इनडेफिनिट है, मतलब कि हम ये पता नहीं लगा सकते किस बारे में कहा गया, किसको कहा गया। समवन, एवरीवन हम नहीं पता कर सकते कौन है, ईच स्टूडेंट, एनीबॉडी नहीं पता हो रहा है, मतलब इन सब से तो हमें पता ही नहीं चल पा रहा है किसको कहा जा रहा है। तो अगर एक सेंटेंस हम लिखते हैं समवन फॉरगॉट देयर बैग, अब देयर का मतलब क्या है, हालांकि समवन तो सिंगुलर है, समझिएगा बात को, समवन क्या है, सिंगुलर है, तो हमने यहाँ पे प्लुरल इसके लिए क्यों लगाया, जबकि नियम तो ये है कि सिंगुलर के लिए सिंगुलर ही आना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पे प्लुरल लगाया। अब देखिए तो एवरीवन सिंगुलर है और सिंगुलर के लिए हमने क्या लगाया, यहाँ पे प्लुरल लगाया, जबकि ये गलत हो जाना चाहिए। ईच स्टूडेंट के लिए हमने क्या लगाया, दियर लगाया, जबकि ये भी प्लुरल है। एनीबॉडी के लिए क्या लगाया हमने, दे लगाया, जबकि ये भी गलत है। अब गलत नहीं है, बात समझने की कोशिश करिए, हमें तो पता ही नहीं है ना कि ये मेल है कि फीमेल है। हमें अगर कोई कहता है एनीबॉडी, ईच स्टूडेंट, एवरीवन, समवन कहता है, तो हमें मेल फीमेल के बारे में तो कुछ पता नहीं चल पाता है। तो जब हमें मेल फीमेल का पता नहीं चल पाता है तो मेल फीमेल के लिए हमारे पास सिंगुलर अलग अलग प्रोनाउंस हैं, सिंगुलर के लिए अलग अलग प्रोनाउन है। जैसे मैं एक बात बोलूँ, हिज और हर, ठीक है ना, ये फीमेल के लिए यूज होता है, ये मेल के लिए यूज होता है। हिम और हर, ये फीमेल के लिए और ये मेल के लिए, ठीक है। तो इनके अलग अलग प्रोनाउंस है, तो हम अब कैसे कर सकते हैं, क्या हम इनका यूज करें। मैं ये बोलूं समवन फॉरगेट हिज बैग, तो अभी हिज बैग हम बोलेंगे तो इसका मतलब कि ये समवन क्या है, मेल है। अगर हम ये हिज को हटा के बोले कि हर बैग, तो इसका मतलब क्या है, ये फीमेल है, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है कि ये मेल है कि फीमेल है। तो हमारे लिए जब जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज लिखते हैं तो चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, ध्यान रखिएगा इस बात को कि चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, है ना, हमें दे का ही यूज करना पड़ता है ना।
और दे के जो भी फॉर्म होते हैं उनका यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए समवन फॉरगॉट देयर बैग, हालांकि ये सिंगुलर है लेकिन उसके साथ हमने प्लूरल यूज कर लिया, ये हमारी मजबूरी है। मजबूरी क्या है कि हमें पता नहीं कि मेल फीमेल कौन सा है, तो हम मजबूरी में इसको हम यूज कर पा रहे हैं। ठीक उसी तरह आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी वही बात हुई है, यहाँ भी वही बात हुई है, यहाँ भी वही बात हुई है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जेंडर न्यूट्रल क्या होता है कि कई बार हम जो सेंटेंस लिखते हैं ना, हमें जेंडर बताना नहीं होता है। बात समझिए, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, एवरीवन मस्ट कंप्लीट देयर वर्क। अब अगर मैं दियर की जगह पर, चूंकि एवरीवन तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हीज और है ना हर का यूज करेंगे। तो अगर हीज और हर का हम यूज कर रहे हैं तो हम इसका जेंडर रिवील कर दिए, हमने बता दिया कि एवरीवन जिसके लिए हम यूज कर रहे थे वो मेल है कि फीमेल है। कई बार हमें ये बात नहीं कहना होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि ट्रैफिक साइन लिखा हुआ है ना, और ट्रैफिक साइन पर लिख दिया जाए यही बात कि एवरीवन मस्ट गो हीज राइट वे, है ना। अब देखो तो, अब ये बात क्या है कि अब अगर ये ऐसी बात हम ट्रैफिक सिग्नल पर लिखे हुए हैं, इसका मतलब कि केवल ही पुरुष लोग ही अपने दाएं जाएंगे और बाकी महिलाएं अब वो अपना डिसाइड कर ले कहाँ जाना है। तो कई बार जो है ना हमें ऐसा लिखना होता है कि हम जो है कि जेंडर को रिवील ना कर पाए, ठीक है। तो अब जेंडर को रिवील नहीं करना है तो हमें जेंडर न्यूट्रल, यानी कि हमें जेंडर बिना बताते हुए चीज़ों को यूज करना है। तो जेंडर को बिना बताते हुए हमारे पास चीज यूज करने के लिए एक ही चीज है, वो क्या है, दे। दे हालांकि प्लुरल है, ध्यान रखेंगे ये प्लुरल है, लेकिन हम इसको सिंगुलर के रूप में भी यूज कर सकते हैं। कब, जब हमें जेंडर को रिवील यानी जेंडर बताना नहीं होता है। अब वहीं पे हम लगा देंगे डियर राइट, सॉरी। तो ये करेक्ट है, ऐसा नहीं है कि ये गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये गलत है ना। अब देखिए तो फिर कह रहा है कि एवरीवन मस्ट कंप्लीट हिज वर्क। अब देखिए तो एवरीवन के लिए हमने ही यूज कर लिया, अब हमने तो एवरीवन का जेंडर रिवील कर दिया कि ये केवल बात किसके लिए लिखी गई है, पुरुष के लिए लिखी गई है। बात समझ में आई। तो ये बात होती है। तो कई बार हमें जेंडर को न्यूट्रल रखने के लिए ऐसी भाषा का यूज करना पड़ता है। आपको लगेगा कि नहीं ये तो गलत है, लेकिन ये सही है। क्यों? क्योंकि हम जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का यूज कर रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अब ये एक्सरसाइज है, इसमें जो है ना आपको जेंडर न्यूट्रल प्रोनाउंस भरने हैं। जैसे एवरीवन मस्ट कैरी, क्या हिज अम्ब्रेला, हर अम्ब्रेला या दियर अम्ब्रेला। आप अपने दिमाग से लगाएंगे, दियर अम्ब्रेला होगा। समवन लेफ्ट डैश मोबाइल, दियर मोबाइल, ठीक है। ईच चाइल्ड शुड डू हीज होमवर्क या हर होमवर्क या दियर होमवर्क, ठीक है, दियर होमवर्क। तो आप अपने हिसाब से इस होमवर्क को कर लेंगे, ठीक है, इजी है। अब कह रहा है कि इसमें जो है ना यहाँ एक बात समझने की कोशिश करिए। मैं कहूँ मैन, मैन से क्या पता चलता है कि ये पुरुष है, मेल है। मैं कहूँ वुमेन, तो ये क्या है, इसका मतलब है कि ये फीमेल है ना। लेकिन कई बार हमें जेंडर न्यूट्रल होकर बात करनी पड़ती है। तो मैं ये कहूँ पर्सन, आप बता पाओगे कि ये मेल है कि फीमेल है, ये मेल है कि फीमेल है, आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, क्योंकि पर्सन जो है ना जेंडर न्यूट्रल बात है। तो अब आते हैं, कह रहा है कि रिप्लेस जेंडर बायस्ड, मतलब वो वर्ड जो जेंडर को बता रहे हैं, जेंडर को दिखा रहे हैं कि हाँ भाई ये कौन सा जेंडर है, उनको आपको जेंडर न्यूट्रल यानी कि जेंडर को छुपाते हुए लिखना है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा द फायरमैन रेस्क्यूड द बेबी, मतलब फायरमैन। अब इससे क्या पता चल रहा है, फायरमैन का मतलब कि ये जो अग्निशमन वाला आदमी है ये पुरुष है ना, उसने बच्चे को बचाया है। आई बात समझ में। तो अब हमें क्या करना है कि इसको जेंडर न्यूट्रल बनाना है। तो मैन को हटाएंगे, पर्सन लिख देंगे, फायर पर्सन। चेयरमैन तो चेयर पर्सन लिख देंगे, ठीक है। उसी तरह ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं, आपको जहां जहां ऐसा लगे कि जेंडर न्यूट्रल बातें, मतलब यहाँ पे जेंडर बायस्ड लिखा हुआ है, जेंडर बायस्ड मतलब कि जिससे हमें जेंडर का पता हो जाए, हमको उनको जेंडर न्यूट्रल करना है। जैसे मैनकाइंड ऑलवेज सर्च फॉर मीनिंग, ठीक है। तो यहाँ आपको कैसे इसको सुधारिएगा, तो देखिए एक बात बता रहे हैं, मैन को ह्यूमन काइंड लिख दीजिए, ठीक है। इसे पता क्या चला, क्या जेंडर पता चल रहा है। अच्छा, मैन वुमेन कहें तो जेंडर का पता चल रहा है, लेकिन हम ह्यूमन कहें तो
ह्यूमन माने इंसान। अब इंसान से क्या ही पता चल रहा है वो मेल है कि फीमेल है, दोनों हो सकता है, तो ह्यूमन काइंड हो सकता है। उसी तरह आप अपने दिमाग से जहाँ जहाँ भी ऐसे शब्द मिलते हैं उनको आपको जेंडर न्यूट्रल होके बनाना है, ठीक है। अगला देखते हैं। कह रहा है कि मॉडर्न इंग्लिश में हम एनकरेज करते हैं, मतलब लोगों को थोड़ा सा ये बोलते हैं कि आप जो है ना जेंडर बायस टर्म को कम यूज करिए। जैसे ईच स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज बुक। अब जैसे हमने हिज लिखा, इसका ये मतलब हो गया कि ईच स्टूडेंट क्या है, मेल है, ठीक है। तो हमें ऐसे शब्द को यूज नहीं करना है, ठीक है। हमें क्या बोलना है, दियर बुक। क्यों? क्योंकि हमें नहीं बताना है कि कौन सा मेल के लिए बोल रहे हैं या फीमेल स्टूडेंट के लिए बोल रहे हैं। अगर ये टीचर आके ऐसा बोल दे कि ईच स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज बुक, तो केवल बच्चे जो लड़के हैं बॉय बॉय वो लेके आएंगे और गर्ल लोग छोड़ देंगी किताबें, क्योंकि टीचर ने क्या बोला, हिज बुक लेके आने के लिए। तो उसके लिए हमें दियर बुक यूज करना पड़ता है कि दोनों के लिए बातें चल जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखिए, ए डॉक्टर शुड ट्रीट हिज पेशेंट वेल। अब इसमें हिज पेशेंट आ गया। अब इसका क्या मतलब आ गया कि जो पुरुष डॉक्टर हैं उनके लिए ये बात कही गई है कि एक डॉक्टर को अपने पेशेंट का मतलब अपने जो भी उनके पेशेंट हैं उनको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, है ना। तो क्या केवल पुरुष पे डॉक्टर पे लागू होता है? नहीं, ये सभी डॉक्टर पे लागू होता है। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, दियर लगाना पड़ेगा, ठीक है। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा एक्सरसाइज है, ठीक है। इसमें जो है आपको जेंडर चेंज करके लिखना है ना। इसका जो भी जेंडर है उसका अपोजिट जेंडर लिखना है, ठीक है। फिर कहता है कि इसमें जो है ना आपको सही कह रहा है कि प्रोनाउन विथ एंटीसीडेंट एग्रीमेंट। अब कह रहा है कि ये जो है ना प्रोनाउन, अच्छा एंटीसीडेंट क्या बोलते हैं मैं इसको समझा देता हूँ थोड़ा सा, कई बार ये आपको देखने में मिलेगा। देखिए एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ लिखा हीज, ठीक है ना, बात समझिएगा। तो ये किसके लिए आया है, एवरीवन के लिए आया है। तो ये दोनों पेयर में चलेंगे, मतलब एक ही होंगे। मतलब कि इनका जो मतलब इसका जो एट्रीब्यूट होगा, एट्रीब्यूट इसका भी सेम ही होगा। अब एवरीवन का एट्रीब्यूट क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन हिज का एट्रीब्यूट तो पता है हमें, ये मेल की बात है। तो इसका भी एट्रीब्यूट सेम ही हो जाएगा, ये भी मेल ही हो जाएगा। यही तो हम लोग कर रहे हैं, एट्रीब्यूट ही तो सीख रहे हैं, ठीक है। तो हिज का एट्रीब्यूट मेल है तो एवरीवन का एट्रीब्यूट भी तो मेल हो जाएगा, है ना। तो अब हम बोलेंगे कि देखिए हीज जो है ना, हीज ठीक है ना, ये एवरीवन का एंटीसीडेंट है, ठीक है ना। अब मतलब कि दोनों एक दूसरे के लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो दोनों के एट्रीब्यूट सेम होंगे। तो कह रहा है कि अब आपको यहाँ पे अपने दिमाग से भरना है, क्या हीज रखेंगे तो करेक्ट हो जाएगा, नहीं करेक्ट होगा। क्या हर रखेंगे तो करेक्ट हो जाएगा, नहीं करेक्ट होगा। क्या दियर रखेंगे तो सही होगा, हाँ ये सही होगा। अब सही भी होगा, और एक बात आप ये भी समझे कि क्या ये दोनों के नंबर मैच कर रहे हैं। नंबर क्या होता है ये अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। नंबर क्या होता है, ये तो भैया सिंगुलर है, ये तो सिंगुलर है। तो क्या है ये भी सिंगुलर है, देयर भी सिंगुलर है? नहीं, देयर तो प्लूरल है। तो नंबर तो मैच नहीं कर रहा है। हाँ नंबर नहीं मैच कर रहा है, ये हमारी मजबूरी है, हम नंबर को नहीं मैच करा पा रहे हैं। कारण क्या है कि हमें ना जेंडर न्यूट्रल होकर बात करनी होती है। हमें जेंडर बताते नहीं घूमना होता है, हमें जेंडर न्यूट्रल होकर बात करनी होती है। तो आप जेंडर न्यूट्रल होकर बात करोगे तो हमारे पास मजबूरी है कि हमारे पास कोई और प्रोनाउन है नहीं, केवल दे के ही फॉर्म्स को हम यूज कर पाते हैं, ठीक है। तो वही बात यहाँ भी है। तो 2-3 क्वेश्चंस हैं, अपने हिसाब से आप यूज कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। बाकी एक छोटी सी क्लास थी, है ना। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइएगा। बाकी फिर कल की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।